भारतीय जनता पार्टी के उत्तर पश्चिमी जिले की टीम की घोषणा हो चुकी है। आज हमारे साथ हैं देवेंद्र सोलंकी जी, जो जिला अध्यक्ष हैं। आज इन्होंने अपनी पूरी टीम की घोषणा की। सारे पदाधिकारियों के नियुक्ति होने के बाद बधाइयों का सिलसिला जारी है। आगे लंबी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 1.5 साल के बाद चुनाव है और टीम की तैयारी अभी से शुरू है। देवेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको अपनी नई टीम के लिए बधाई। बहुत बहुत और हम जानना चाहेंगे कि जो टीम की आज घोषणा हुई है और टीम की नियुक्ति की प्रक्रिया में क्या क्या और किन किन बातों को ध्यान में रखा गया और कैसी टीम बनी है आपकी जब फाइनल टीम की घोषणा करने के बाद? देखिए, हमारी टीम बहुत ही बढ़िया टीम बनी है और उसमें कार्यकर्ता का अनुभव, कार्यकर्ता किस प्रकार उनका आचरण व्यवहार जनता के प्रति, उनकी निष्ठा भारतीय जनता पार्टी के प्रति, अनेकों चीज़ देखने के बाद एक एक कार्यकर्ता को हीरे की तरह तराशा गया है और उनको बड़ी जिम्मेदारियां बहुत सोच समझ कर आने वाले जो निगम के चुनाव हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए हमने अपनी जो नवनिर्वाचित टीम है इसको जोड़ा है। अच्छा, इस बार की जो टीम है उसमें के क्या रेशियो रहा है पुराने कार्यकर्ताओं को और जो पुराने पदाधिकारी थे उनको रखने का? नए कितने पदाधिकारियों को लिया गया है? देखिए, हमारे संगठन में एक ऐसा भारतीय जनता पार्टी संगठन है जिसमें हर कार्यकर्ता को कोई न कोई दायित्व मिलता रहता है और नए और पुराने, जो हमारी पुरानी टीम थी और जो आज नई टीम काम कर रही है, उनका हमने मिश्रण किया कि अनुभव के साथ एक हमारी जो आने वाली पीढ़ी, जो हमारे आने वाले कार्यकर्ता हैं, उनको भी हम आगे तैयार कर सकें। ऐसा हमने पुराने कार्यकर्ताओं को भी और नए को भी जोड़कर हमने अपनी टीम बनाई है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में से 7 मोर्चे हैं, उसमें से कितने मोर्चों की गठन हो चुकी है और मोर्चों के गठन में किन किन बातों को विशेष करके ध्यान रखा गया है? महिला और पूर्वांचल 2 ऐसे मोर्चे हैं जिनको लेकर के काफ़ी दिल्ली की राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन दोनों मोर्चों के गठन में किन किन बातों को? देखिए, पूर्वांचल मोर्चा हमारा आज दिल्ली के अंदर पूर्वांचलों की संख्या बहुत ज़्यादा है और हमने एक अपने बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता अशोक सिंह जी को, जिनका अनुभव भी है, जो कर्मठ भी हैं, जुझारू भी हैं, हमेशा लोगों के सुख दुख में रहते हैं, ऐसे हमारे नेता कहूँगा मैं कार्यकर्ता, क्योंकि अब हमारा वो प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को हमने जिले का अध्यक्ष बनाया है, जिनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत होने वाली है। और रही महिला मोर्चा की बात, तो हमारी जो अनीता जरियाल जी बहुत ही अनुभवी, बहुत ही सुलझी हुई, पढ़ी लिखी और हमेशा पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता है, उनको हमने इसकी जिम्मेदारी दी है। तो लगभग सभी मोर्चों की नियुक्ति हो चुकी है? सभी मोर्चों की नियुक्ति हो चुकी है और सभी पदों की नियुक्ति हो चुकी है। आने वाले समय में हमारे विभाग और प्रकल्प और अन्य थोड़ी नियुक्तियां बची हैं, हम उनको भी जल्दी उनकी भी नियुक्तियां कर देंगे। अब तो बहुत थोड़ी सी नियुक्तियां रह गई हैं जैसा आप बता रहे थे। अब आगे की अगर बात करें तो टीम कंप्लीट है, पूरी मंडल की भी नियुक्ति हो चुकी है और जिले की भी नियुक्ति हो चुकी है। नगर निगम चुनाव को लेकर के लगभग यूं कहें तो बिगुल फूंक ही चुका है। दोनों दल एक दूसरे पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप शुरू किए हैं, कितनी तैयारी है और आप इस संगठन के आधार पर कितना दावा कर सकते हैं कि जिले में हम नगर निगम चुनाव में क्या परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं? देखिए, हमारी 25 सीटें हैं इस जिले के अंदर और हम 25 की 25 जीतेंगे, ये निश्चित रूप से, क्योंकि दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को जान चुकी है कि उनका व्यवहार कैसा है। झूठ बोलते हैं। इस कोरोना काल के अंदर, इस महामारी में अगर कोई कार्यकर्ता को कोई नेता अगर नजर आ रहा है तो सिर्फ और भारतीय जनता पार्टी का लोगों के सुख और दुख में नजर आया, तो में दिखते हैं। विज्ञापनों के माध्यम से ही आप बड़े बड़े होल्डिंग, बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट टीवी पर या एफएम पर आती रहती हैं, लेकिन ज़मीन पर उनका कोई काम नहीं होता और ये जनता भली भांति समझ चुकी है। अच्छा, आगामी चुनाव की अगर बात करें तो दिल्ली में एक राजनीतिक और चुनावों का जो ग्राफ है वो लोकसभा चुनाव में ऊपर आया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, विधानसभा चुनाव में फिर वो नीचे गया। अब नगर निगम चुनाव है और आप अपनी नई टीम के साथ आने वाले हैं नगर निगम चुनाव में। क्या मुद्दे होंगे और कितने कार्यकर्ताओं में वो उत्साह होगा जो लोकसभा चुनाव के दौरान था और इस समय था? तो ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर के आप अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने वाले हैं और उनके बीच जाने वाले? देखिए, लोकसभा चुनाव में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक अपने आप में चेहरा है, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। तो उनका मुकाबला तो शायद कोई पार्टी नहीं कर सकती, ना ही कोई नेता कर सकता।
और विधानसभा चुनाव में रहा तो विधानसभा चुनाव के अंदर केजरीवाल जी ने इतनी बड़ी बड़ी झूठ बोल दी। उनके झूठे वादों से जनता भ्रमित हो गई और भ्रमित होने के बाद उन्होंने सोचा कि वे कुछ करेगा, और जबकि अब 1 साल होने वाला है इस सरकार को और उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। उनके वादे जो अभी देखते होंगे आप, कोरोना काल पूरा निकल गया है। मैं तो इस महामारी की बात करूंगा कि व्यक्ति को सबसे बड़ी अगर कोई कीमती चीज़ होती है उसकी जान होती है, और वो जो अपनी ज़िंदगी को ही नहीं बचा सकता, सरकार के भरोसे होती है, हेल्थ सिस्टम पूरा सरकार के भरोसे होता है। क्योंकि एक हॉस्पिटल है या कुछ भी है, उसने मोहल्ला क्लिनिक खोलने का काम किया का कि मैं हर गली हर मोहल्ले में एक मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा, लेकिन उस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आपने देखा होगा कहीं भी कोई सिर दर्द की या कोई इनके पास दवाई होती नहीं है, लेकिन फिर भी लोग भ्रमित होकर चले जाते हैं। जाने के बाद वो उल्टा बीमार होके आए हैं और इनकी ऐसी स्थिति आई कि इन्होंने वो सभी मोहल्ला क्लिनिक आज बंद करने पड़े। उनमें कुत्ते बिल्ली घूम रहे हैं और मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कोई भी स्टाफ नहीं है, कोई दवाई नहीं है, सभी मोहल्ला क्लिनिक बंद हो चुके हैं। ऐसी विफल सरकार अगर कहीं है जो इतना शोर शराबा, करोड़ों रुपए इन्होंने इसके प्रचार में खराब किए हैं, करोड़ों रुपए जनता के टैक्स का पैसा इन्होंने उस मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर गमन किया है, और इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, और इस विफल सरकार को हम जनता के बीच में लेके जाएंगे कि कहाँ गया मोहल्ला क्लिनिक, कहाँ गई आपको फ्री वाईफाई, कहाँ गए सीसीटीवी कैमरे। आज देखते होंगे सीसीटीवी कैमरे इन्होंने उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला किया है, चाइना की या किसी अन्य कंपनी से लगवाकर वो आज बंद पड़े हैं। पूरी दिल्ली के अंदर चौक चौराहे पर देखेंगे, लोग सोचते हैं कि मेरे घर की सेफ्टी है, इस सीसीटीवी कैमरे कहीं लगे भी तो उनकी सोचते हैं कि हमारे घर के सामने अगर कोई वारदात हो जाए, जब उसको देखने जाते हैं तो वो बंद पड़े हैं। ऐसी स्थिति इस दिल्ली की सरकार ने की है, जनता को भ्रमित किया है, और उसके सहारे इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया। केजरीवाल जी बड़ी चालाकी से भ्रष्टाचार करते हैं, वो बड़ी समझदारी से भ्रष्टाचार करते हैं कि मेरा किसी को ना पता लगे, लेकिन हम विपक्ष में होने के नाते उसको बेनकाब करेंगे, उस हर भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। अच्छा, एक सवाल ये है कि जब अभी हमारी आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया कि आप लोगों के बीच में जाने वाले हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जाने वाले हैं, और तो जब आप की जो ये नई पहल शुरू हो गई, जो अभी तक शायद जिलाध्यक्षों के तौर पर हर कार्यकर्ता तक जान पहुंचने की कोशिश बहुत कम रही है, क्या कहने वाले हैं आप कार्यकर्ताओं को, और आपकी जो नई लोगों के बीच में जाने की जो पहल है वो किस तरीके की होगी, उसकी क्या रूपरेखा है? देखिए, मैं कार्यकर्ता स्वाभिमान यात्रा के तहत जिला अध्यक्ष कार्यकर्ता के द्वार, उसमें मैं अपने बूथ 70 से लेकर जो किसी भी बड़ा नेता हो, चाहे मेरे उस बूथ पे रहता है, तो मैं उसके घर जाऊंगा, उसकी दुख तकलीफ को जानूंगा, और मेरे कार्यकर्ता को किस चीज़ की आवश्यकता है, उस मोहल्ले की क्या ज़रूरत है, वहाँ पर किस चीज़ से भारतीय जनता पार्टी उठ के खड़ी होगी, वो सारी चर्चा मैं अपने उस बूथ लेवल के कार्यकर्ता से करने वाला हूँ। और ये मैं 25 तारीख से नरेला जो वार्ड है वहाँ से मंडल से शुरू करने वाला हूँ। आपसे भी मैं कहूँगा, आप भी उसमें सादर आमंत्रित हैं कि कम से कम आपके माध्यम से भी हमारे लोगों को भी जाए मैसेज, और जनता के बीच में भी एक संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब उठ खड़े हुए हैं, अब दिल्ली में केजरीवाल सरकार टिकने वाली नहीं है। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये है कि आज छठ पूजा है, छोटी छठ मनाई जा रही है पूर्वांचल के लोगों के द्वारा, कल छठ का शाम का अर्घ होगा। इस बार जो दिल्ली सरकार ने छठ पूजा को लेकर के जो असमंजस की स्थिति बना करके रखी थी, और अंततः जो है अभी भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाई है, आपको क्या लगता है कि सरकार भ्रमित रही है इस बार छठ पूजा को लेकर के? देखिए, दिल्ली सरकार की नीयत ही नहीं थी, क्योंकि इसमें वो छठ के नाम पर छठ जो हमारी संस्थाएं थी उनको आर्थिक सहयोग भी करती थी, लेकिन इस सरकार ने सब्सिडी के नाम पर जो घोटाले किए हैं उसमें कंगाल हो चुकी है। इनके पास किसी भी प्रकार का कोई संसाधन नहीं बचे हैं। और मैं तो केजरीवाल जी से कहूँगा, आप बाबर के तरह आप हिंदू समाज के लिए ऐसा काम ना करें कि आज हिंदू तो देखता रहे, ये क्या आप इतनी हिम्मत, मुस्लिम जो हमारे समाज है ईद पर भी है क्या इसी प्रकार आप कोई संदेश देंगे कि भी आप अपना त्यौहार ना मनाएं? भगवान छठ मैया के जब हम आराधना करते हैं तो हम कोरोना से बचने की भी आराधना करेंगे कि कोई किसी के कोरोना ना हो, छठ मैया किसी के कोरोना ना हो, वो भी अरदास हम करने वाले थे। कभी भी किसी
की आस्था को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंचाती है तो वो परमपिता परमात्मा भी और जो व्यक्ति उसकी आराधना करने वाला है वो भी इसको देखता है और वो निश्चित रूप से इसका बदला आने वाले समय में लेने वाले हैं। अच्छा, अंत में छठ पूजा पर पूर्वांचली लोगों को या सभी जो आस्था रखने वाले लोग हैं उनको क्या कहेंगे, क्या शुभकामनाएं? देखिए, छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें हिंदू समाज के अंदर पहला ऐसा पर्व है जिसमें सूरज उगते सूरज की भी और डूबते सूरज की भी अगर कहीं आराधना होती है तो वो सिर्फ एक ही सितवार पर होती है। और छठ मैया, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, घाट पर आप सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से आप छठ पूजा के घाट पर जाएं और वहाँ अपनी आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से मनोकामना पूर्ण होती है। और मैं अपने सभी पूर्वांचल भाइयों को और देशवासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभ